सो हेलो फ्रेंड्स के सब सारे होप ठीक है दोस्तों। आज वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो कि आज हमारे देश में एक काफी चर्चा का विषय बन चुका है। चाहे कोई छोटा बच्चा हो, चाहे कोई वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे हमारा यूथ, आज सभी इस मुद्दे के बारे में बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं खालिस्तान के बारे में। कौन है अमृतपाल सिंह? कहां से आया, कहां जा रहा है, कहां, मतलब कुछ पता नहीं है अमृतपाल सिंह के बारे में। आज आप लोग देखोगे कि देश में कहीं पर भी कोई भी आंदोलन हो रहा होता है जहां पे सिख कम्युनिटी अगर पार्टिसिपेट कर रही होती है तो वहां पे सदैव एक नाम जरूर निकल कर आता है जो कि है खालिस्तान का। तो आज मैं आप लोगों को, आप ट्रस्ट में अभी वीडियो पूरी देखना, आपको पता लगेगा कि आज मैं इस वीडियो के थ्रू खालिस्तान का पूरा पूरा सच आप सभी को बताने जा रहा हूं। आपको हर वीडियोस में आपको आधा अधूरा सच मिला है, बट इस वीडियो को आप देखने के बाद फुली सेटिस्फाइड होगे कि हाँ, हमने कुछ देखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। सिंह, अमृतपाल सिंह, देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो गया था और उसके साथियों को निकालने की कोशिश में लगी। पंजाब की असली स्थिति क्या है? स्थिति तो गंभीर है। इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है, सारा जीवन मेरा सेवा में गया। खालिस्तान के बारे में बताने से पहले मैं आपको लेके जाना चाहूंगा कि इन सभी चीजों की शुरुआत कहां से हुई, मतलब नींव क्या थी जो आज इतने बड़े आंदोलनों में ये चीजें बदलती जा रही है, इतने बड़े रोज प्रकाश में चीजें बदलती जा रही है। आखिरकार इस चीज की नींव क्या थी, मैं आप सभी को लेकर जाना चाहूंगा 1823 में। 1823 में जब हम देखेंगे जो मैप है हमारा, उसमें एक सिख एम्पायर अलग से था। वहां के राजा महाराजा रणजीत सिंह थे। जब तक महाराणा रणजीत सिंह जी जिंदा थे, वहां पर ब्रिटिशर्स की हिम्मत नहीं थी कि वो वहां पर अटैक कर सके, वहां डोमिनेट कर सके, क्योंकि महाराणा रणजीत सिंह जी की पावर ही कुछ ऐसी थी। बट जैसे ही महाराणा रणजीत सिंह जी की डेथ होती है, उनके बाद जो उनके बच्चे होते हैं उनको ब्रिटिशर्स पकड़ के ब्रिटेन भेज देते हैं, पढ़ाई का हवाला देते हुए कि ताकि वहां पर सिख एम्पायर में उनकी कोई भी निशानी ना बचे। और इसी के तुरंत बाद जो ब्रिटिशर्स है वह सब जितने भी गुरुद्वारा होते हैं सिख एम्पायर में, और मैं आपको एक बात यहां पर और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस समय सिख एम्पायर अलग था, हरियाणा अलग था। इसी पॉइंट पर आने के बाद सिख एम्पायर और हरियाणा को जोड़ दिया हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जो भी इस टाइम ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिख एम्पायर और हरियाणा को जोड़ा था। तो इसके बाद क्या होता है, जितने भी गुरुद्वारे वगैरह होते हैं उनकी जो भी काम वगैरह होता है उनको वो महंतों को सौंप दी जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। 1920 में अकाली मूवमेंट हुआ जिसमें सिख कम्युनिटी के लोगों ने इस चीज से नाराजगी दिखाई और एक ग्रुप बनाया जिसको कहते हैं SGPC, जो 175 लोगों का एक ग्रुप है। अब इसके बाद बिल्कुल जैसे लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी होती है वैसे ही गुरुद्वारे के लिए इलेक्शंस होने लगे, सब कुछ होने लगा, डेमोक्रेटिक वे में चलने लगा, क्योंकि जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको महंतों वाली चीज पसंद नहीं आई थी। अभी तक सिख लोगों को, जो भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उनको लगता था कि जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, जैसा उनका सिख एम्पायर उस टाइम पर था, जब ब्रिटिशर्स यहां से छोड़कर जाएंगे तो उनको वैसे का वैसे उनका सिख एम्पायर मिल जाएगा। परंतु सबसे पहले इनका बिलीफ तोड़ा गया मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, जब उन्होंने 1929 में संपूर्ण भारत का एक वन नेशन के बारे में बात रखनी स्टार्ट की। तो जब इनका बिलीफ टूटने लगा कि यार, इन्होंने सोचा था कि जैसे ब्रिटिशर्स आए वैसे जाएंगे, में एक बार सिख कम्युनिटी के लोगों ने दोबारा आवाज उठाई कि हमें हमारा सिखिस्तान या फिर हमारा जैसा हमारा सिख एम्पायर था हमें वापस दे दीजिए। जब इन्होंने अंग्रेजों के सामने बात रखी तो अंग्रेजों ने सिर्फ एक बात कही कि पहले क्या था वो मैटर नहीं करता, अब जो होगा वो सिर्फ नंबर्स के ऊपर होगा। ये नंबर से क्या मतलब है? आखिर इन नंबर से मतलब है कि आप लोग कितने नंबर्स में वहां पर रहते हो, उसके ऊपर ये चीजें मैटर करेंगी। तो 1941 में एक सर्वे करवाया गया, जिस सर्वे में पाया गया कि जो पंजाब है, जो उस टाइम का पंजाब था, जो उस टाइम पे मतलब एक तरीके से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और वो जितना भी पार्ट था उसकी जब एक सर्वे करवाया गया तो पाया गया कि वहां पर मुस्लिम 53% है, हिंदू 30% है और सबसे कम सिख ही है वहां पर, जो कि 15% थे। तो मुस्लिम लोगों ने नंबर के बेसिस पर, क्योंकि उनकी मेजोरिटी ज्यादा थी, तो उन्होंने 1947 में जब हमारा देश आजाद होता है तो पार्टीशन करवा लिया। इससे थोड़ा सा पहले आते हैं, सिख लोगों को जब पता लग रहा था, जो सिख लोगों का क्या था ना, वो बटे हुए थे। अब इतना बड़ा पंजाब था उस समय, जब पाकिस्तान, जो आज प्रेजेंट टाइम में 62% पाकिस्तान में है, इतना बड़ा पंजाब था, उस पंजाब के अंदर
कहीं कहीं पर सिख बसे हुए थे, कहीं कहीं पर सिख बसे हुए थे, और सिख कम्युनिटी अपने रिलीजन को लेकर काफी सेंसिटिव है और वो नहीं चाहते थे कि हम लोग अलग अलग हो, वो हमेशा से एक साथ रहना चाहते थे, यूनिटी में अपनी रहना चाहते थे। पर उनको पता था अगर नंबर के बेसिस पे पार्टीशन हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान हम ही लोगों का हुआ। तो उन्होंने एक और प्रस्ताव रखा कंडीशंस को देखते हुए, इंडियन गवर्नमेंट के सामने इंडियन गवर्नमेंट के सामने नहीं, मतलब एक प्रस्ताव रखा गया कि अगर पार्टीशन हुआ तो हमें भी हमारा सिखिस्तान चाहिए, वरना अगर यूनाइटेड इंडिया है तो हम इसकी सपोर्ट में, हम इंडिया के साथ है। अगर एक भारत रहेगा, इसमें कोई पार्टीशन नहीं होता, तो हम भी इसका एक स्टेट बनकर रहने के लिए बिल्कुल तैयार है। शिरोमणि अकाली दल ने एक रिसोल्यूशन पास किया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर पार्टीशन होता है तो वी नीड आवर सेपरेट कंट्री। अब बात करते हैं इस कहानी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की। यह स्टेटमेंट इतनी कंट्रोवर्शियल है, इतनी कंट्रोवर्शियल है कि इसकी वजह से ही आज तक ये क्लियर ही नहीं है स्टेटमेंट लोगों के बीच में कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था। इस स्टेटमेंट के बेसिस पर कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने सिखों को उनका एम्पायर देने की बात की थी और बाद में उनको धोखा दे दिया। वह स्टेटमेंट मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के बता रहा हूं जो मेरे को न्यूज़पेपर्स में प्रिंट मिले, वहां से मैंने देखी। एग्जैक्ट स्टेटमेंट वही आई थी, पंजाब के बहादुर सिख एक स्पेशल कंसिडरेशन को एंटाइटल्ड है। मैं इसको गलत नहीं देखता कि इंडिया के नॉर्थ में एक इलाका हो जहां पर सिख आजादी से जी सके। देखा जाए तो आप मुझे बताइए, मेरे हिसाब से तो यहां पर ऐसा कोई ये नहीं कहा गया आजादी से जीना। मेरे हिसाब से तो उनका इस स्टेटमेंट से ये मतलब था कि जैसे आज के टाइम में SC ST लोगों को कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड है, ऐसे ही इन लोगों को, सिखों को भी उस टाइम के जो ये रखी गई बात कि उनको भी कुछ एक्स्ट्रा राइट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बट ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कहीं पर ऐसा था कि उनको एक अलग देश बनाकर दे दिया जाएगा। बट आप लोग बताओ, मैंने आपके सामने एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ी है, इससे आप लोग क्या मतलब समझते हो इस बात का? पार्टीशन के टाइम पर अगर देखा जाए तो पंजाब का 62% हिस्सा, 62% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, 55% पॉपुलेशन पाकिस्तान में थी। ना चाहकर भी जिन लोगों को पाकिस्तान से इंडिया वापस आना पड़ रहा था, जो सिख कम्युनिटी के लोग थे, जिनको प्रेजेंट टाइम के पंजाब में आना पड़ रहा था, वह सिर्फ वायलेंस की वजह से था। और कहीं ना कहीं देखो, मैं मानता हूं प्रत्येक व्यक्ति जो उस टाइम पर जिंदा था, सबके सब अफेक्ट हुए थे। बट अगर देखा जाए तो जो सिख कम्युनिटी है उनको सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था इस चीज का, क्योंकि उनके 120 से ज्यादा होली प्लेसेस आज पाकिस्तान में है। जैसे ही जो सिख कम्युनिटी के लोग वहां से यहां पर आते हैं पंजाब में, वो लोग मेजोरिटी हासिल कर लेते हैं और एक इस्टेब्लिश भी करने लग जाते हैं, अपना एक एम्पायर भी इस्टेब्लिश करने लग। कुछ पार्टीशन के बाद गवर्नमेंट एक इनकी बात मानने पर भी आई, सिख कम्युनिटी की बात मानकर, जहां जहां पर मतलब जो उस टाइम का पंजाब था, हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब प्लस हरियाणा, वहां पर जितने भी मेजोरिटी एरिया में सिख कम्युनिटी थी, वहां पर एक पेप्सू पटियाला करके कुछ था, उसका ऐलान कर दिया गया। बट वहां पर देखा गया कि जो अकाली दल है उसकी पावर ज्यादा बढ़ रही थी, और उस टाइम सेंट्रल में कांग्रेस थी, उसकी पावर, अकाली दल की पावर ज्यादा ना बढ़ सके, इसलिए कांग्रेस ने उसको हटा दिया। इसके बाद आ जाता है साल 1956, जिसमें एक एक्ट लाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या होता है कि जैसे इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, अगर इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है तो सेक्युलर कंट्री में ना तो आप धर्म के आधार पर, ना आप जाति के आधार पर किसी भी चीज का डिवीजन कर सकते हो कि अच्छा इनकी धर्म ये है तो चलो इस चीज की डिवीजन करके इनको ये दे देते हैं, इस चीज का डिवीजन करके इनको ये दे देते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इंडिया पाकिस्तान वाला हाल एक बार दोबारा हो सकता था। तो इसीलिए एक उनकी भाषा पर, कि वहां पर जो मेजोरिटी में लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, उसके आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत सबको बांटा गया। तो जैसे कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले लोग थे तो उनको आंध्र प्रदेश दे दिया, मराठी बोलने वाले लोगों को महाराष्ट्र दे दिया। ऐसे ही पंजाब और हरियाणा में लोग बोलते थे हिंदी, क्योंकि उस टाइम पे भी हरियाणा में लोग बोलते थे हिंदी और पंजाब में लोग बोलते थे पंजाबी। तो पंजाब की सिख कम्युनिटी के लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि आप एक काम करिए, जो हरियाणा है उसको हटाकर वहां से एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट में मिला दीजिए, और जितना पंजाब बच गया है उसको आप पंजाबी वहां की भाषा कर दीजिए, और उसके आधार पर उसको एक स्टेट बना दीजिए। बट पता नहीं क्यों उस टाइम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने इनको साफ रिजेक्ट कर दिया। जहां से अब ये बात है, जहां से अब ये रियोट्स इकट्ठे होते चले गए। जैसी गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट किया तो अब उन लोग, यहां से ही जो चीजें स्टार्ट हुई, जहां से सिख कम्युनिटी को लगने लगा कि हाँ नहीं, ये लोग हमसे भेदभाव कर रहे हैं।
तो उसी समय अकाली दल के लीडर तारा सिंह जी ने एक बात कही कि बस अब बहुत तो हमारे साथ भेदभाव होता जा रहा है, अब हम ये अत्याचार और नहीं सहेंगे। उन्होंने एक बात और कही कि सिख रिलीजन जब ही बचेगा जब सिख प्रांत होगा। अब आते हम बात करते हैं 1960 से 1965 के बीच के बारे में। तो 1960 से 1965 के बीच में अकाली दल के लीडर जो तारा सिंह जी है, उन्होंने काफी सारे अनशन किए, काफी और लीडर्स के साथ मिलकर अनशन किए, नाउ और नेवर जैसे मूवमेंट भी चलाए गए, जिसकी वजह से कई सारे अकाली दल के लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया था। बट 1965 में जैसे इंडिया पाकिस्तान में सिविल वॉर होता है, तो वैसे ही जो भी जितने भी सिख लोग थे, जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा, उन्होंने अपना पूरा अनकंडीशनल सपोर्ट इंडिया को दिया। क्योंकि अगर आप मानो या मत मानो, अगर वॉर होती और कुछ घटना घटती तो सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होते दोबारा सिख कम्युनिटी के लोग होते, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट और सबसे ज्यादा अफेक्शन जो होता वो सिर्फ वहीं पर होता। तो पंजाब और हरियाणा के बीच में एक जगह है जिसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को लेकर दोबारा फिर कंट्रोवर्सी हो गई। वो कंट्रोवर्सी क्या थी कि जो चंडीगढ़ है उसमें उस टाइम पे 55% लोग ऐसे थे जो कि हिंदी बोलते थे एंड 45% लोग ऐसे थे जो कि पंजाबी बोलते थे। तो गवर्नमेंट के वैसे तो देखो अभी तक जो रूल चलता रहा था उसके अकॉर्डिंग तो ये जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा को जाना चाहिए था, परंतु गवर्नमेंट ने ये बात कही कि चलो कोई बात नहीं, आप दोनों मिलकर, दोनों स्टेट्स मिलकर इसको शेयर कर लो और इसको हम एक यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इससे पंजाब के लोग, सिख कम्युनिटी के लोग फिर दोबारा नाराज हो गए। अब पार्टीशन के बाद अब वहां पर पार्टीशन हुआ है, अब वहां पर सरकार बनेगी, वहां पर इलेक्शन होते हैं सबसे पहले और अकाली दल वहां पर इलेक्शन जीत जाता है। बट आप यकीन मानना, अकाली दल 1997 तक, शायद 1997 तक अपनी एक बार भी टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया। वो जीतता, इलेक्शन लड़ता, जीतता, उसके बाद पावर में आता, फिर गिर जाती, फिर सरकार गिरती कैसे न कैसे करके, फिर इलेक्शन लड़ता, लोग उनको जिताते, फिर ऐसे ऐसे करते, उनकी कभी हुई नहीं। बट और इसका सारा ब्लेम ये लोग डाल रहे थे कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस हमारे एमएलए खरीद लेती है, ये कर लेती है, वो कर लेती है। सबसे बड़ा झटका अकाली दल को जब लगता है जब वह 1972 में इलेक्शन हार जाती है कांग्रेस। तो जैसी कांग्रेस इलेक्शन जीतती है, उनके सीएम बनते ज्ञानी जैल सिंह जी, जो आगे जाकर प्रेसिडेंट भी बनने वाले इंडिया के। तो इसके बाद अकाली दल वाले सोचते हैं ओ यार हम तो मतलब पीछे हो गए, काफी पीछे हो गए। तो ये लोग एक 12 लोगों की टीम बनाते हैं और जितने भी पंजाब के इशू स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के उस टाइम तक जितने भी थे, चाहे जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे मुद्दों में कोई दखल अंदाजी ना करे, पंजाब का पानी सिर्फ पंजाब को ही मिले, ऐसे अनेकों जो भी उनके मुद्दे थे, इनके ऊपर इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी जिसका नाम रखा गया, वो इंग्लिश में छपा, जो कि लिखा गया था सरदार कपूर सिंह जी के द्वारा और इन्होंने इसको वर्बली सुनाया था संत फतेह सिंह को। संत फतेह सिंह ने इसको सुन के पास कर दिया था, अलाउ कर दिया था ये कि साहेबपुर आंध्र सॉल्यूशन ठीक है। बट 1973 में इसको कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस दी नहीं गई। अगस्त 97 में ज्ञानी अजमेर सिंह जो कि सेक्रेटरी थे अकाली दल के, इन्होंने इसका अपडेटेड वर्जन निकाला। उसके बाद उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। वो कंट्रोवर्सी आज तक भी चलती आ रही है। होने क्या लगा था ना, जैसे कि कोई भी मतलब अकाली दल में कोई भी, जैसे अकाली दल के अंदर खुद में नेताओं के ग्रुप बने हुए थे, तो जैसे ही कोई भी नेता थोड़ा सा अनपॉपुलर होता, थोड़ी उसकी पॉपुलैरिटी कम होती, तो क्या कर देता, इसी का दोबारा अपडेटेड वर्जन निकाल देता। तो उसमें क्या है कि मिर्ची मसाला मिक्स होते वो जो पहले था उसमें कुछ जुड़ता गया। इसी चीज को सब भी, क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी, आज भी इसी के बारे में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रखी है। इससे थोड़ा पहले जाएंगे तो उसमें हमें पता लगता है कि जब खालिस्तानी, अब जैसे इसके अपडेटेड वर्जन आने लगे, मिर्ची मसाला मिक्स होने लगा, तो वो लोग क्या करने लगे, वो कहने लगे कि खालिस्तानी इस बात को कहने लगे कि हमारे आनंद साहिब रिसोल्यूशन में एक अलग देश की मांग की गई है। बट जब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए संत हरचरण सिंह लोंगोवाल ने जब देखा कि ये सब घट रहा है, तो उन्होंने क्या करा, हमारे देश के दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अपना जो ऑथेंटिक वर्जन था उसको भेजा। और उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं था कि उनको एक अलग देश चाहिए, उसमें एक अलग स्टेट का तो मेंशन जरूर था, बट कोई अलग देश का मेंशन नहीं था, जो कि खालिस्तानी उस टाइम पे लोग इसका वाहवाही बढ़ोतरे थे, इसको बना के एक एविडेंस की तरह, एक ये ना शस्त्र की तरह यूज करने लगे थे लोग
कि देखो इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ ये है। अगर देखा जाए जब ब्रिटिशर्स का भी राज था तो ब्रिटिशर्स भी जो सिख कम्युनिटी को है उनको रोक नहीं पाए थे टर्बन पहनने से। हालांकि हिंदू और मुसलमानों के ऊपर काफी पाबंदियां फिर भी लगा दी गई थी, बट इसीलिए यही बात है कि वो अपने रिलीजन के लिए इतने ज्यादा सेंसिटिव है। और वहां के लोगों को, वहां की पॉलिटिक्स में ये बात समझ आ चुकी थी सबको कि यहां पर अगर पॉलिटिक्स करनी है तो आप लोग रिलीजन का मुद्दा छेड़ दो, रिलीजन के मुद्दे को अपने एजेंडा में ले आओ, आपकी पार्टी जीत जाएगी। इसलिए अकाली दल, अब कांग्रेस को पता लग गया था कि अकाली दल यही करने वाला है, तो कांग्रेस के जो उस टाइम के सीएम थे जो कि ज्ञानी जैल सिंह थे, जो आगे जाके प्रेसिडेंट भी बनेंगे 1972 से 1977 तक के जो सीएम थे वहां के, उन्होंने भी ये अपनाया। उन्होंने कहा, सबके सामने बात कही कि बेशक मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं पर मैं अपनी सिख कम्युनिटी को सबसे ऊपर रखता हूं, मैं अपनी सिख कम्युनिटी के लिए बारे में सोचता हूं। इसी को मद्देनजर रखते हुए वे हमेशा जब भी अब कहीं जाते तो वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह, ये सारे नारे लगाने लगे। जितने भी उनके पूर्वज थे उनकी एनिवर्सरीज मनाने लगे, सब कुछ करने लगे। लोगों को ये दिखाने लगे कि नहीं, मैं तो अपनी सिख कम्युनिटी के लिए अकाली दल वालों से भी ज्यादा तत्पर खड़ा हूं। अब वीडियो में एंट्री, अब वीडियो में क्या, अब पंजाब की हिस्ट्री में एंट्री होने जा रही है उस शख्स की जिसने सब कुछ ही बदल दिया, बिल्कुल 360 डिग्री चेंज ला दिया हर चीज में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे कुछ हो। पंजाब में कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एजुकेशन पर काम करती है, जो कि रिलीजन पर काम करती है। तो ऐसे ही एक बिंडर गांव की तहसील जिला था जहां का, वहां की एक बिंडर गांव के थे करतार सिंह भिंडरवाला। वो क्योंकि वहां बिंडर के गांव के थे तो उनका नाम भिंडरवाला रखा गया था। करतार सिंह भिंडरवाले जो कि दमदम तक्सल लीडर थे इनके, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस करा तो। उसके बाद आ जाते हैं हमारे जरनैल सिंह भिंडरवाले, जो कि सच में आज जो हम भिंडरवाले के नाम से जानते हैं वो है जरनैल सिंह भिंडरवाले, जिनको लोग बाद में संत जरनैल सिंह भिंडरवाले भी कहने लगे थे। इस शख्स की वजह से सब कुछ 360 डिग्री चेंज होने वाला था पंजाब की हिस्ट्री में। और पंजाब की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है जरनैल सिंह भिंडरवाला इतना पॉपुलर होता जा रहा था कि लोग उसके पास जाकर अपने डिस्प्यूट्स भी सॉल्व करवाने लगे, और इतने पावरफुल उसकी फौज बनती गई, लोग जुड़ते गए। तो उस टाइम जो कांग्रेस के सीएम थे उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी है, तो उन्होंने क्या करा, ये प्रस्ताव रखा संजय गांधी के सामने कि ये एक ऐसा शख्स है भिंडरवाले जो कि आजकल लोगों में इतना ज्यादा पॉपुलर है, अगर इसको हम अपना फ्रंट फेस बना लेते हैं तो अकाली दल के काफी ज्यादा वोट्स कटेंगे और हमें काफी ज्यादा वोट्स मिलेंगे। अब यहां पर स्टार्ट होने वाली है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट भिंडरवाले को मिला, तो गवर्नमेंट ने उसके सामने भिंडरवाले के सामने प्रस्ताव रखा, उसने एक्सेप्ट करा और उसको एसजीपीसी के इलेक्शन में अकाली दल के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब जब जैसे ही वो कांग्रेस का फेस बना, उसके गवर्नमेंट से उसको सपोर्ट मिलने लगा, तो उसने अपनी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा तेज कर दी और बहुत खतरनाक इंसिडेंट हो गए। ऐसे गवर्नमेंट का सपोर्ट भिंडरवाले के साथ था। तो आप लोगों में एक कॉन्फ्लिक्ट बताना चाहूंगा, एक सिख और एक निरंकारी सिख के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा है। सिख अपने 10 गुरुओं को मानते हैं और जो कि उनके लास्ट गुरु है वह गुरु गोविंद सिंह जी, उनको वो अपना लास्ट गुरु मानते हैं। हालांकि निरंकारी सिख जो है वो अपने लीडर्स को भी अपना गुरु मानने लग गए थे उस समय पर। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। तो जो निरंकारी सिख है, उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा था। उन्होंने कहा था कि वहां पर जितने भी निरंकारी सिख है वो सारे इकट्ठे होंगे, वहां बातचीत होगी। पर भिंडरवाले ने कहा था कि मैं वो इवेंट नहीं होने दूंगा, और वहां पर इतना मतभेद हुआ, इतनी हाथापाई, इतनी लड़ाई हुई कि 17 लोगों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसी उससे भिंडरवाले को और ज्यादा सपोर्ट मिली, और ज्यादा वो पावरफुल हुआ। और 1980 में जो निरंकारी सिख के हेड थे और उनके बॉडीगार्ड थे में मार दिया जाता है, उनकी हत्या हो जाती है। अब बात करते हैं हम इससे 1 साल बाद की 1981। अब भाई भिंडरवाले के पास ताकत थी, गवर्नमेंट सपोर्ट था, सब कुछ था, पावरफुल लीडर बन चुका था, मेन स्ट्रीम लीडर से भी ज्यादा पॉपुलर भिंडरवाला था इस टाइम पे। 1981 में एक सेंसस होता है जिसमें कि आपको ना फील करना होता है कि आपकी मदर टंग क्या है। तो जो कि अगर जैसे पंजाबी पढ़ते तो जो उनकी बात है वो पंजाबी, उनकी जो भाषा है वो मुख्य भाषा के तौर पर रख दी जाती। और अगर वहां पर ज्यादा वोट्स हिंदी के आते, ज्यादा लोग हिंदी फील करते अपनी मातृभाषा में, तो वहां की मुख्य लैंग्वेज हिंदी में भी चेंज हो सकती थी। इससे जो कि हिंदू लोग हैं वह काफी डरने लगे, क्योंकि भिंडरवाले ने कह दी थी कि आप सभी को अपने उसमें पंजाबी पढ़ना है। तो इस सभी से हिंदू लोग वहां के डरने लगे कि अगर हमने गलती से हिंदी भाषा भरी तो हमारा मर्डर हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, हमारा कुछ भी हो सकता है। तो उस समय पंजाब केसरी के जो ओनर थे लाला जगत नारायण, उन्होंने एक अपना लिखा, उन्होंने कहा कि हिंदू लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये पंजाब केसरी के एक एडिटर भी थे।
लाला जगत नारायण जी अक्सर कहते थे, बार बार अपने रोज ही न्यूज़पेपर में अपने प्रिंट कर रहे थे कि हिंदू लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, अगर वह हिंदी चूज करना चाहते हैं तो वो हिंदी लिखे। बट होता क्या है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जैसे गोली मारकर उनकी हत्या की जाती है, इसके बाद लोग काफी भड़क जाते हैं, लोग काफी उनके मतलब अब की बारी गवर्नमेंट के ऊपर इंपैक्ट ना सिर्फ केवल पंजाब से आ रहा था, बाहर से भी आ रहा था उसको भिंडरवाले को अरेस्ट करने का, और इसी मजबूरी के अंदर उनको उस भिंडरवाले को अरेस्ट करना पड़ता है। भिंडरवाला अरेस्ट हो जाता है। अब भिंडरवाला जैसे अरेस्ट होता है तो यहां से कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, भिंडरवाला वर्सेस इंदिरा गांधी। उस टाइम इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आ चुकी थी, तो इन दोनों के बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, कांग्रेस वर्सेस भिंडरवाला। भिंडरवाले की गिरफ्तारी हो जाती है, और गिरफ्तारी होते ही लाखों में लोग रोड पे आते हैं, इतना वायलेंस होता है कि 17 लोगों की तो डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इतना आक्रोश होता है कि कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट को उस समय भिंडरवाले को रिलीज करना ही पड़ता है किसी भी हालत में, नहीं तो और दंगे इतने भड़कते जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। भिंडरवाले की इतनी पॉपुलैरिटी देख के जो अकाली दल है उन्होंने अब सोचा कि अब हमें इसका हाथ थामना चाहिए। अब यही पासा जो कांग्रेस खेल रही थी, इनके ऊपर ही ये पासा वापस हमें दोबारा खेल देना चाहिए, और हुआ भी यही कि इन दोनों ने हाथ मिला लिए, और 1982 में भिंडरवाले और अकाली दल ने मिलकर एक मोर्चा शुरू करा जिसका नाम था धर्म युद्ध मोर्चा। अब धर्म युद्ध मोर्चा का मोटिव क्या था? धर्म युद्ध मोर्चा का सिर्फ एक मोटिव था कि उनका रिसोल्यूशन था, वो उनको पास करवाना था। अब इसके लिए उन्होंने कई सारी रैलियां भी निकाली, और कई बारी रैलियां बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल पे हुई, बहुत ज्यादा हिंसा भी भड़की। अब आप ये देखिए हिंसा भड़क कहां से रही थी, स्टार्टिंग कहां से हुई? हमेशा हिंसा बहुत ज्यादा भड़काई गई, हिंदू और सिखों में भी थोड़े थोड़े राइट्स होने लगे उस समय पर। इतनी हिंसा भड़की कि कई कई जगह पे उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट को कई जगह फायरिंग भी करवानी पड़ी। आप लोग गौर फरमाइएगा, 1982 में ही दिल्ली में होने थे एशियन गेम्स, और धर्म युद्ध मोर्चा को पता था कि अगर ग्लोबल कवरेज चाहिए तो हम क्या करते हैं, वहां पहुंचते हैं और वहां पर अपनी बातें रखते हैं, तो हमें ग्लोबल कवरेज मिलेगी। और उस समय राजीव गांधी जी चाहते थे कि ऐसा कुछ भी ना हो, कुछ भी ऐसी हरकतें ना हो, और अच्छी तरीके से सारे एशियन गेम्स निपट जाए। इसीलिए उन्होंने बॉर्डर सील कर दिए, जो भी हरियाणा और पंजाब साइड के बॉर्डर थे सारे उन्होंने सील कर दिए, और जितने भी सिख लोग वहां से गुजरते, उस बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते, सबकी चेकिंग की जाती। इवन कई सिख जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे ऑफिसर्स बैठे थे उनकी भी डिसरिस्पेक्ट की गई, उनके परिवार को उतार के बिल्कुल अच्छे से चेकिंग करते फिर भेजते। तो सिख से इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे कि ये हमारे देश में ही हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है, हमारे देश में हमारे साथ इतना भेदभाव हो रहा है। अभी तक गौर फरमाइएगा, मैं कोई साइड नहीं ले रहा, बट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी भी जितने भी राइट्स हुए, जितने भी दंगे फसाद हुए, गवर्नमेंट और सिख कम्युनिटी के आपस में हो रहे थे, और इसी की वजह से सिखों और हिंदुओं में भी मतभेद हो रहा था। तो इसी का रिएक्शन में क्या करते हैं, जैसे ही उनको चेकिंग वगैरह करते हैं, तो अब भिंडरवाला बहुत बड़ा नाम बन चुका था, अकाली दल से काफी बड़ा नाम बन चुका था, अपने आप ही एक सुपर पावर बन चुका था भिंडरवाला, और उसी के तहत उसने काफी चीजें अब अपनी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा स्पीड में करने लगा, और एक बस हाईजैक करी, जो बस अमृतसर से दिल्ली जा रही थी, उस बस को हाईजैक करा। इससे पहले 2 प्लेन भी हाईजैक करे थे, एक प्लेन को जिसमें 126 पैसेंजर्स थे उसको हाईजैक करके ले जाया जा रहा था लाहौर की साइड, बट पाकिस्तान ने उसको लैंड कराने से मना कर दिया, तो घुमाकर वापस अमृतसर में लैंड करवाया गया। ऐसे ही फिर एक और प्लेन दोबारा हाईजैक करवाया गया, वो प्लेन को जाकर लाहौर में लैंड करवाया। आई डोंट नो क्या इसके पीछे की वो थी, बट उस बस को हाईजैक किया गया, और उस बस में से जितने भी हिंदू यात्री थे उनको उतारकर गोली मार दी गई, और उनकी सबकी हत्या कर दी गई। यहां पर आखिर उनकी क्या गलती थी? मैं नहीं कह रहा कि सिख लोगों ने, सबने, जो भी जिन्होंने भी हाईजैक करा, जिन्होंने भी ऐसा बर्ताव किया, क्योंकि अभी तक हिंदुओं ने तो कोई आगे से कोई राइट्स नहीं करा, कोई आतंक, कोई मतलब मतभेद नहीं हुआ, बट ये मतभेद तो सिर्फ सरकार और सिखों के बीच में चल रहा था ना। तो यहां पर हिंदू बीच में टारगेट बने और उनको गोली मारकर उनकी कई हिंदुओं की भी हत्या कर दी गई। अब इसी के बाद अब इतनी हालात बद से बदतर होती जा रही थी, इतनी वायलेंस पे वायलेंस बढ़ती जा रही थी, और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही थी वहां की, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया गया। अब प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया गया 15 दिसंबर 1983 को। भिंडरवाले ने अपनी जगह शिफ्ट करी, अपने जो काम का वो बनाया, उसने बेस बनाया, उसने सोचा कि मैं गोल्डन टेम्पल में अकाल तख्त को अपना बेस बनाता हूं।
क्योंकि उसको बहुत ज्यादा वो था, बिलीव था कि कोई भी नेता, कितना ही बड़ा नेता, कितना ही पावर में कोई हो, कोई भी कभी भी गोल्डन टेम्पल पर गोली चलाने की या वहां पर अटैक करने की कोशिश कर ही नहीं सकता। तो भिंडरावाले ने जब गोल्डन टेम्पल में अपना बेस बनाया, वहां पे बेहिसाब हथियार वहां पर थे, हथियारों को रखा गया, संभाला गया। भिंडरावाले ने वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में वेपन्स इकट्ठे करे, ना जाने कैसे कैसे वहां पर इतने वेपन्स इकट्ठे हुए, इतने ग्रेनेड्स, इतना सब कुछ इकट्ठा हो गया, कैसे ना जाने। और भिंडरावाला पावरफुल इसलिए भी था क्योंकि उसके साथ ना जाने कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए जो ऑफिसर्स, एक्स ऑफिसर्स थे, वो उसके साथ मिलकर वहां के लोगों को ट्रेन करने लगे थे, जिनमें से एक बहुत बड़ा नाम है सहबेग सिंह, रिटायर्ड मेजर जनरल। इन्होंने काफी वो भी करा है, मैं आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं इन्होंने क्या क्या करा था। इसके बाद ये इनका क्या होता है ना, इनकी स्टोरी, इनकी लाइफ की स्टोरी जानना भी एक है, 1 मिनट के अंदर आपको बताता हूँ। इनकी लाइफ की स्टोरी में क्या हुआ ना कि जिस दिन ये रिटायर होने वाले थे, उससे 1 दिन पहले किसी ना किसी कारण से सस्पेंड हो जाते किसी ना किसी कारण से। बट जब ये सारी चीजें होती है, अब जब ये वाला सारा टाइम आ गया, इस टाइम पर इनको ऐसा फील होता है, ओ नहीं यार, मेरे साथ तो पॉलिटिक्स खेलेगी, मेरे को तो इसलिए बाहर निकाला गया क्योंकि मैं एक सिख था, इसलिए मेरी पेंशन रोकी गई। हालांकि इन्होंने बाद में अपना कोर्ट में वो भी डाला था केस, और ये उस केस को जीते भी थे। इस पॉइंट पर आने के बाद अब भिंडरावाले वर्सेस इंदिरा गांधी, मतलब गवर्नमेंट वर्सेस भिंडरावाले हो चुका था। बट इंदिरा गांधी ने एक बारी फिर ट्राई किया कि कोई नहीं, एक बारी और ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता बातें ऐसे ही समझ जाए। तो इंदिरा गांधी ने नरसिम्हा के थ्रू एक प्रस्ताव रखवाया भिंडरावाले के सामने कि हम आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन की मोस्टली बातें मान लेंगे, बट कुछ बातें हैं जो हम नहीं मान पाएंगे। बट ये प्रपोजल रिजेक्टेड हो जाता है सामने से। इसके बाद गवर्नमेंट अपनी तैयारियों में लग जाती है, क्योंकि अब पता था कि अभी युद्ध होना है, तो गवर्नमेंट अपनी तैयारियों में लग जाती है। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो मिलिट्री के लोग होते हैं, तो इस समय जो भी मिलिट्री के लोग थे, वे सादे कपड़े में गोल्डन टेम्पल के अंदर जाने लगे और वहां पर जाकर सब कुछ ऑब्जर्व करने लगे, कौन है, कितने लोग हैं, कहां से क्या अटैक हो सकता है, कौन कौन से लूज पॉइंट है, क्या है, कौन कौन से लूप होल्स मिल सकते हैं। इन सभी का जिम्मा दिया गया मेजर कुलदीप सिंह बरार को। जगह जगह से, भारत की जगह जगह से डॉग्स बुलाए जा रहे हैं, जगह जगह से टैंक्स आ रहे हैं, जगह जगह से लोग आ रहे हैं, जगह जगह से मिलिट्री इकट्ठे हो रहे हैं, जगह जगह से पुलिस इकट्ठी हो रही है वहां पे पंजाब में। तो लोगों को भनक तो होने लगी थी कि अब कुछ तो होने वाला है। लेकिन इसके बारे में जो वहां के उस समय के प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, उनको भी नहीं पता था, और वो सुप्रीम कमांडर भी थे मिलिट्री के, बट उनको भी ये बातें नहीं पता लगी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था 3 जून से लेकर 6 जून तक। और इसी बात के ऊपर सवाल भी उठाए जाते हैं कि 3 जून को कि इनके मतलब सिख में कोई गुरु है, उनका शहीदी दिवस था। और उस दिन मतलब जितने ज्यादा श्रद्धालु थे वो सारे उसमें अंदर गए थे, गोल्डन टेम्पल के अंदर गए थे। तो भिंडरावाले ने दिमाग लगाया, भिंडरावाले ने क्या करा, उन सभी को रोक दिया, उन सभी को अपने अंदर रखा कि नहीं, तुम लोग बाहर नहीं जाओगे, अब तुम अंदर आ गए, तो जिससे कि मिलिट्री उन पे अटैक ना कर सके। अब जैसे जैसे टाइम बीता, 3 जून, 4 जून, 5 जून को लास्ट टाइम उनको बोला गया कि आप लोग सरेंडर कर दीजिए। इसी बीच में जो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स है, जो भी टेलीबूथ्स है, उन सबसे खबर आने लगी कि लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ एकदम चलते हुए, मतलब पंजाब के और बाकी जितने गांव है सारे के वहां के लोग चलते हुए आ रहे हैं सिर्फ अमृतसर की साइड। और ऐसा देखने के बाद उनको एक बेस्ट बात है, अब ऐसा कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा कि जिससे 1 या 2 दिन के अंदर ये मामला निपट जाए सारा का सारा। तो मिलिट्री वालों ने अटैक करना स्टार्ट करा, टैंक, एंटी टैंक वगैरह मंगा के 3 साइड पर अटैक किया और अकाल तख्त पे भी अटैक किया, जो कि बहुत बड़ा डिसीजन था उस समय मिलिट्री का। 5 जून को सरेंडर की बात होती है, बट वो लोग सरेंडर नहीं करते। अगले दिन सुबह 4:30 बजे तक गोलियाबारियां चलती है और अगले दिन सुबह 4:30 के आसपास वो अकाल तख्त पे अपना मिलिट्री अपना कब्जा कर लेती है। और इसी बीच भिंडरावाले और उसके जितने भी थे, जो भी वहां पे उनका सपोर्ट कर रहे थे, और ये सारे तो मारे जाते हैं। अब गोल्डन टेम्पल पर अटैक हुआ था तो डैमेज तो हो गई, और डैमेज इतना ज्यादा हुआ क्योंकि 1 या 2 दिन के अंदर ही उनको निपटाना था, तो डैमेज काफी ज्यादा हो जाता। और जब उनकी पिक्स वगैरह, उसकी फोटोज वगैरह बाहर निकलती है, तो जिन जिन की श्रद्धा गोल्डन टेम्पल से जुड़ी होती है वो सब बहुत घबरा जाते हैं, उन सबको बहुत गुस्सा आता है और वो सब कस्में खानी स्टार्ट कर देते हैं कि अब वो लोग कस्में खानी स्टार्ट कर देते हैं कि जिन जिन की वजह से ये हुआ है हम उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इसी बीच क्या होता है ना कि ना अब मिलिट्री ना उसके ऊपर, पंजाब के ऊपर अपना वो लेने लग जाती है, कि अपना ऑक्यूपाइड करने लग जाती है सब कुछ। तो इसी बीच क्या होता है कि
मिलिट्री गांव गांव जाकर, जिसको ऑपरेशन वुड रोज के नाम से भी जाना जाता है, गांव गांव जाकर सिर्फ वहां पर जितने सिख लोग रहते हैं उनकी तलाशी लेनी स्टार्ट कर देती है कि उनके पास कोई हथियार तो नहीं है, वो कोई अटैक तो नहीं करने वाले, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है फिर उनको गुस्सा आएगा, उनको ऐसे लगेगा कि हमारे साथ इतना भेदभाव हो रहा है कि सिर्फ हमसे। पर इसमें सरकार भी तो गलत नहीं थी ना, और ना सिख कम्युनिटी गलत है, मैं तो कह नहीं रहा। कुछ कंडीशंस ऐसी पैदा थी उस टाइम पर, ऐसी कंडीशंस पैदा हो चुकी थी जिसकी वजह से ये चीजें होनी तो थी, क्योंकि उस समय सरकार को ऐसा लग रहा था जो भिंडरा वाले हैं वो एक सोच बन चुकी थी उस टाइम तक, उसके वो चाहे जिंदा हो या ना, उसके समर्थक उस समय तक भी जिंदा थे, और वो एक सोच है और सोच कभी मारी नहीं जा सकती। तो बस इसीलिए ये सारी चीजें हुई, जिससे कि अब ज्यादा इनको लगने लगा, सिख कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा लगने लगा कि अब तो बस अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। जब इनके सर से ऊपर से पानी गया, इन्होंने कसमें खाई कि जिन दिन की वजह से हमारे गोल्डन टेम्पल पर अटैक हुआ है हम इसका बदला लेंगे। कि हिट लिस्ट में पंजाब के एक्स सीएम और जो प्रेसिडेंट थे वे थे, और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उनका बाकी का परिवार, ये सारे हिट लिस्ट में आ चुके थे इनकी। इसके बाद इंदिरा गांधी का दौरा होता है पंजाब में, अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल के अंदर। वहां पर वो मतलब थोड़ी डिस्टर्ब सी नजर आती है, असमंजस सी नजर आती है, जैसे कि उस समय के न्यूज़पेपर में प्रिंटेड है ये बातें। उसके बाद अब जब इन सबको खतरा था तो इनके जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे, मतलब सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी थी वो इंदिरा गांधी जी के ही घर के वहां थी, और जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इंदिरा गांधी को सलाह भी दी थी कि आप ना एक काम कीजिए, अपने सिक्योरिटी में से ना जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको हटा दीजिए, आप बेटर और रहोगे। बट उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इससे ना गलत संदेश बाहर जाएगा कि सिख लोगों के साथ ऐसा कर रहे, सिख लोगों के साथ वैसा कर रहे। और होता वही है जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था और जिसकी उम्मीद करी जा रही थी कि ऐसा ना हो। उनके ही 2 बॉडीगार्ड्स ने 31 अक्टूबर को उनको 18 गोली मारी और उनकी हत्या कर दी। इसके तुरंत बाद सोनिया गांधी उनको एम्स में ले जाती है और 2 बजे के करीब करीब उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही ये बात बाहर आती है कि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, कई हजारों में भीड़ इकट्ठी होती है एम्स के बाहर, और वहां पर जो भी सिख कम्युनिटी का लोग मिलते हैं वो आपस में एक दूसरे को मारपीट करते हैं, और दोबारा से एक बारी हिंदू और सिखों में दोबारा मतभेद होता है और वहां पर लड़ाइयाँ होती है, सिख पीटे जाते हैं, हिंदू और आपस में लड़ाई होती है, किसी का नुकसान होता है, कोई पीटता है खुद। हालांकि सिखों का ज्यादा नुकसान सुना गया था कि उनकी दुकानें भी, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटी में थे उस समय सिख कम्युनिटी के लोग, कि माइनॉरिटी में थे। यहाँ पे कनॉट प्लेस में भी कई सारे दंगे हुए, भीड़ आगे बढ़ती गई और जगह जगह जाकर नुकसान करती गई। अब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद अब ये सारे होते हैं, इन सारे इंसिडेंट्स के बाद अब दोबारा इलेक्शन होते हैं और राजीव गांधी जी दोबारा जीत जाते हैं, मतलब पहली बार जीतते हैं राजीव गांधी जी इलेक्शन जीतते हैं, और जीतने के बाद वो सब इन को कंट्रोल में करने के लिए, इस जो भी अफड़ा तफड़ी मची हुई थी, इन सारी चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए वो एक चीज करते हैं कि वो जितने भी अकाली दल के नेताओं को बंद करके रखा हुआ था और भी जितनी पार्टी के नेताओं को जेल में बंद करके रखा हुआ था उनको बाहर निकालते हैं, और वो एश्योरेंस देते हैं कि 26 जनवरी 1986 को मैं चंडीगढ़ को पंजाब का ही एक हिस्सा बना दूंगा। पर इसी टाइम पे जो वहां के सीएम होते हैं, हरियाणा के जो सीएम होते हैं, वो राजीव गांधी तक एक मैसेज पहुंचाते हैं कि देखो अभी पंजाब के वोट्स की आपके पास श्योरिटी नहीं है कि आपको पंजाब के वोट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, बट अगर आपने चंडीगढ़ आपने पंजाब को ही दे दिया तो याद रखिएगा आपको हरियाणा के हिंदू तो वोट नहीं देने वाले एटलीस्ट। तो यही सोचकर वो वहां से पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से आज तक भी राजीव गांधी को उस बात पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी हमारे पीएम बनते हैं, मतलब काफी चीजें होती है। अब क्या होता है ना, उसके बाद 1986 के बाद ये चीजें थोड़ी ऐसे आ रही थी, स्लोप में ऐसे आ रही थी। अब जो हमारे सिख कम्युनिटी के भाई है वो सब स्टैब्लिश हो रहे थे, अच्छा सा सब कुछ अच्छा चल रहा था। बीच बीच में हल्की बहुत खालिस्तान की आवाज उठती थी, बट 2015 में एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि 2015 के बाद ये काफी ज्यादा बुलंद हो गई अब खालिस्तान की आवाज दोबारा से। इसी बीच हमारे एक प्रधानमंत्री बनते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। उनको भी कांग्रेस का फेस इसलिए बनाया जाता है कि मतलब कहने में आता है, अब ये बातें सारी मेरे ओपिनियन नहीं है, सारी बस जहां से इन्वेस्टिगेशन की है, जहां से सुनने को मिला है, जहां से लिखने को मिला है, सारा आपके सामने मैंने रखा है। कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को नियुक्त किया गया था वो भी सिर्फ इसीलिए किया गया था क्योंकि वो एक सिख थे और सिख लोगों को लगे कि हाँ हम ही सत्ता में, उनको किसी भी चीज का डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज फील ना हो।
2015 के इंसिडेंट्स ऐसे कुछ थे कि वहां पे चोरियां हो जाती है उनके वहां से, मतलब उनके गुरुओं की कुछ चीजें चोरी होती है। उसके बाद वहां पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं कि मतलब सिख कम्युनिटी के खिलाफ पोस्टर्स लगाए जाते हैं, जिससे सिख कम्युनिटी को एक बार फिर भड़काया जाता है कि आपके खिलाफ हो रहा है सब कुछ, सब आपके खिलाफ है, ये वो करके। तो 2015 के बाद दोबारा ये आवाज उठने लगती है। अब इसी के बीच ऐसे ही साल बीतते गए। अब एक दीप सिद्धू नाम के जो इंडियन एक्टर भी है, पंजाब के एक्टर है, काफी जाने माने फेस है, वो उठते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वारिस पंजाब डे। स्टार्टिंग में जो उनकी उसके लेके मोटिव था वो काफी अच्छा था कि अपने कल्चर को प्रमोट करना चाह रहे थे, अपने चीजों को बाहर तक और स्टेट के जो भी राइट्स है वो लेने के लिए सेंटर से बात करते थे। काफी अगेंस्ट बोले वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी काफी जगह उन्होंने अगेंस्ट में बातें करी है। और जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी उन्होंने काफी जगह खुलकर पार्टिसिपेट भी किया, और साथ न केवल पार्टिसिपेट किया बल्कि काफी जगह हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला। उनकी स्टार्टिंग में नीयत काफी अच्छी थी, बट लास्ट में आते थोड़ी डगमगा गई थी। ये बात से हर कोई एग्री करता है। बट होता कुछ ऐसा कि पंजाब इलेक्शन के सिर्फ 5 दिन पहले उनकी कार एक्सीडेंट में एक मृत्यु हो जाती है। अब उनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु होने के बाद वारिस पंजाब देखा कोई तो लीडर होगा, तो अब एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की। अमृतपाल सिंह है कौन? एकदम अमृतपाल सिंह एकदम मतलब एक महीने में आकर इतना कैसे बन सकता है जो मेन स्ट्रीम लीडर आज तक नहीं कर पाए, जो पॉपुलैरिटी मेन स्ट्रीम लीडर को नहीं मिल पाई, एकदम अमृतपाल सिंह को कैसे? अमृतपाल सिंह ट्रक ड्राइवर है दुबई में। ये देखो एक सेल्फी लेने वाला एक छोटे से बाल रखता हुआ लड़का है, वो एकदम इतने कुछ महीनों के अंदर अंदर इतना चेंज कैसे, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी पग वगैरह रखने लग गया, ऐसे कैसे हो सकता है? अमृतपाल सिंह जो है वो इनके एक ग्रुप में ज्वाइन हुए थे, मतलब एक ग्रुप था इनका, उसमें ये एज ए लिसनर ज्वाइन हुए थे, बट इनको एज ए स्पीकर बना दिया गया। अब इनको कहा जाता है कि इनको इसलिए इंडिया लेकर आए गए क्योंकि इनकी जो कद काठी है, जो बोलने का तरीका, जो फेस कट है, वो काफी ज्यादा मैच करता है भिंडरावाले से। ठीक है कि भिंडरावाले से काफी ज्यादा मैच करता है, इसलिए इनको एकदम यहाँ पे लाया गया। इन्होंने देखो सेम चीज, भिंडरावाला कहते थे कि लंबे बाल रखो, लंबी दाढ़ियां रखो, अपने पग पहन के रखो, ये वगैरह। इसने भी, जो अमृतपाल सिंह है, इसने भी सेम बातें रखी है सारी कि ये करो, लंबे बाल रखो, अपने प्रांत के लिए खड़े हो, ये करो, वो करो, ये सारी बातें यहाँ से। 24 फरवरी को अमृतपाल सिंह के एक दोस्त है तूफान सिंह, उनको किडनैपिंग के केस में, मतलब वहां किडनैपिंग का उनके ऊपर केस लगा हुआ था, तो उनको जेल में ले जाया गया, पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तो अमृतपाल सिंह कई हजारों की भीड़ के साथ वहां पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां नेगोशिएट करके कहते हैं, और वहां नेगोशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा नेगोशिएशन होता है। उसके बाद वो अपने साहिब जी को रख के लेके आते सर पे कि कोई मेरे को मारेगा नहीं, क्योंकि साहिब जी के ऊपर कोई डंडा चलाएगा नहीं। जैसे कई बार प्रोटेस्ट में लोग इंडिया का फ्लैग आगे लेकर चलते हैं कि कोई डंडा नहीं चला सकता, क्योंकि कोई पुलिस वाले को, किसी को भी राइट नहीं है कि पुलिस वाले हमारे इंडियन फ्लैग पे डंडा चलाए। ऐसे ही वो अपने साथ साहिब को लेके गए हुए थे, इसी वजह से। और वो वहां नेगोशिएट करके पुलिस स्टेशन में घुसकर अपने दो साथी को छुड़ा लाए। आप मानेंगे नहीं कि कुछ आतंकवादियों जैसा सलूक था, जैसे आतंकवादियों का हुआ करता ना, प्लेन हाईजैक कर लिया, बस हाईजैक कर ली, और फिर अपनी बातें मनवाना कि हमें तो ये चाहिए, हमारे साथी को छोड़ दो, हमारे साथी को छोड़ोगे तो हम ये कर देंगे, वरना आप लोगों को मार देंगे। ये थोड़ा आतंकवादी टाइप वाली बातें नहीं लगी? इतनी बातें हुई, उसके बाद भी लोग अमृतपाल सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे होंगे, क्योंकि अमृतपाल सिंह में लोग, अमृतपाल सिंह को सपोर्ट सबसे ज्यादा इसलिए मिल रही है क्योंकि उसमें लोग अपना दूसरा भिंडरावाले को ढूंढ रहे हैं। दूसरा भिंडरावाले मानकर लोग अमृतपाल सिंह को खुला सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती है इस सारे मुद्दे पर मेरा क्या ओपिनियन है, कि मतलब मैं इस चीज से क्या निष्कर्ष निकालता हूं। मेरा ओपिनियन ये है कि देखो, ना तो मैं कभी मैंने किसी वीडियो में कहा कि मैं किसी कास्ट के खिलाफ हूं, ना मैंने कभी ये कहा कि मैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ हूं या रिलीजन के खिलाफ हूं। मैं ना कभी से भी, मैं कभी ना किसी कम्युनिटी के खिलाफ हूं, ना किसी रिलीजन के खिलाफ हूं, ना किसी कास्ट के खिलाफ हूं। बट जो भी आवाज उठती है अपने देश को तोड़ने के लिए, जो भी आवाज उठेगी, चाहे वो कोई भी हो, इवन मेरे घर से मेरा कोई सगा संबंधी हो, अगर वो हमारे देश को तोड़ने की बातें करता है, हमारे देश को अलग करने की बातें करता है, तो मैं उस पर्सन के खिलाफ हूं, मैं उस पर्सन के अगेंस्ट हूं, मैं उसकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हूं। मैं अपने व्यूज रखूंगा और ऐसे ही रखते रहूंगा। मेरा ये ओपिनियन है कि हमें हर चीज, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। अगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा लास्ट में, कि जो भी है खालिस्तान का जो मैप भी बनाया जा रहा है, वो सिर्फ इंडिया के पंजाब को क्यों, इंडिया का पार्ट ही क्यों,
सबसे ज्यादा पार्ट तो आपका 62% पार्ट तो पंजाब का पाकिस्तान में चला गया। 120 प्लस होली प्लेसेस तो आपके पाकिस्तान में चले गए। आपको वहां का भी तो चाहिए ना, वहां का प्रोटेस्ट नहीं करता। और मैं एक चीज को और स्लैम करना चाहूंगा इसी चीज से, जो हमारी वेस्ट साइड की गवर्नमेंट है, वेस्ट देशेस की गवर्नमेंट है, उनका मैं देखना चाहूंगा। वहां पर ना अगर ऑमलेट बना रहे हो आप और आपके घर में थोड़ी सा धुआं निकल गया ना, वहां 2 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है। अभी इंडियन एम्बेसी के साथ वहां पर जो हुआ, उनके वहां तोड़फोड़ हुई सामने, और मैं तो ताली बजाकर सैल्यूट करना चाहूंगा जो भी वहां इंडियन एम्बेसी के जो भी कार्यकर्ता थे। उन्होंने क्या करा, जो इंडिया का फ्लैग उतार के जिन्होंने खालिस्तान का फ्लैग लगाया, उन्होंने इतना बड़ा इंडिया का फ्लैग लगा दिया उनके सामने कि उसको हिला भी नहीं सकते। बट वहां पे वीडियोस में साफ फेसेस दिख रहे हैं, वीडियो में साफ आइडेंटिफाई हो रहे हैं कौन कौन लोग हैं। बट वेस्ट गवर्नमेंट ने कोई इसके ऊपर स्टेप नहीं उठाया। वेस्ट को इसका हिसाब इंडियन गवर्नमेंट ने मांगा, इंडियन गवर्नमेंट ने इनको लेटर भी लिखकर भेजे है। बट क्या ये सही है? इंडिया आज इकोनॉमी में इतना डेवलप कर रहा है, इंडिया आज हर चीज में डोमिनेट कर रहा है, तो इंडिया को कैसे कमजोर बनाया जाए, बाकी सब देश इसी के उसमें लगे हुए हैं। इसीलिए भारत से खालिस्तानियों को ज्यादा सपोर्ट मिलता है एज कंपेयर टू इन इंडिया। हालांकि सिक्स के साथ जो भी हुई बातें, जो भी उनके साथ घटा, वो सही नहीं था। मैंने अपने वीडियोस में सारा निष्कर्ष, आपको ऐसी कोई वीडियो मिलने नहीं वाली है जिसमें इतना सिखों के बारे में बताया गया हो। हर जगह या तो उनकी साइड से बात की जाती है या इधर की साइड से बात की जाती है। मैंने अपनी वीडियो में न्यूट्रल होके बातें रखी सारी की सारी। तो बस एट द लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा फिर से कि अगर कोई भी आवाज भारत को तोड़ने के लिए उठे, कोई भी आवाज किसी भी चीज के लिए, हमारे देश के लिए आवाज, हमारे देश के खिलाफ कोई भी आवाज उठती है, उसका आप सभी को विरोध करना चाहिए। दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो ने आपकी लाइफ में काफी वैल्यूज ऐड की होगी। आपको अगर मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट हो तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कर लीजिएगा। एट द लास्ट में आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, भारत माता की जय, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।